वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जनरल साइंस में फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं फॉर आरसी ग्रुप डी। जितने भी स्टूडेंट आगे चल के रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि रेलवे ने जितने भी एग्जाम्स लिए हैं सारे पेपर को एनालिसिस करने के बाद जो ये सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं, तो इसी तरह के जो है क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी जरूर देखने मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो जनरल साइंस का सीरीज है इसमें बहुत सारे हमने वीडियोज बनाए हैं। केमिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, केमिस्ट्री के 11 वीडियोज हमने ऑलरेडी बना दिया है। अगर आपने उन सारे वीडियोस को अगर नहीं देखा है तो जनरल साइंस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां जाकर केमिस्ट्री के सारे वीडियोस को आप कंप्लीट कर सकते हैं। वहां पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो फिजिक्स का जो है ये पार्ट जो है ये 5 है। ऑलरेडी जो है हमने 4 वीडियोस फिजिक्स में भी बना दिए हैं एमसीक्यूज के रिलेटेड, और लाइफ साइंस के भी 2 वीडियो बना दिए हैं। फिजिक्स का ये जैसे ही कंप्लीट होगा सीरीज, उसके बाद जो है लाइफ साइंस के भी क्वेश्चंस को एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे। इसलिए एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है जनरल साइंस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां जाकर सारे वीडियोस को देख ले। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। तो रेलवे ग्रुप डी के जो स्टूडेंट्स हैं 25 नंबर के जो है जनरल साइंस पूछे जाने वाले हैं, ये जरूर ध्यान में रखना। तो यहाँ पे जितना अच्छा आप स्कोर करेंगे सिलेक्शन का चांसेस भी उतना ज्यादा ही रहेगा। इसी वजह से जो है जनरल साइंस का जो प्लेलिस्ट है इसे जो है चेक करना मत भूलना, और सारे वीडियोस को टाइम से जरूर देख लेना। फाइनली बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द ऑयल इन द विक ऑफ लैम्प राइजेस ड्यू टू। तो विक लैंप आपने जरूर देखा हुआ, जिसमें बेसिकली नीचे में ऑयल होता है, विक लगा हुआ होता है ऊपर में, और बेसिकली उसके ऊपर हम जो है बेसिकली ऐसा होता है एक लैंप, अगर आप देखें, और यहाँ पे जो है ऑयल रहता है, और ये जो है विक पूरा जो है नीचे तक रहता है। तो ये बेसिकली जो है कौन से बेसिकली फेनोमेना में काम करता है या कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? तो इसका जो सही आंसर है ये है कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी के जो है ये प्रिंसिपल पे बेसिकली काम करता है। अब कैपिलैरिटी के जो है यहाँ पे डेफिनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। कैपिलरी एक्शन बेसिकली क्या होता है और कैसे काम करता है, ताकि यहाँ पे आपको डिटेल में ये चीज समझ में आ जाए। तो कैपिलरी एक्शन अगर देखें तो इट इज बेसिकली द एबिलिटी ऑफ लिक्विड टू फ्लो अगेंस्ट द ग्रेविटी इन ए नैरो ट्यूब और पोरस मटेरियल। ये बेसिकली इसका जो है प्रिंसिपल है कैपिलरी एक्शन का। अब यहाँ पे जो विक होता है बेसिकली, जो विक यहाँ पे जो लगाया हुआ होता है इसे बेसिकली विक कहा जाता है लैम्प में बेसिकली। और ये विक क्या करता है, ये कैपिलरी ट्यूब की तरह जो है बेसिकली काम करता है, जिसके वजह से जो है ये पॉसिबल हो पाता है। तो इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 4, कैपिलैरिटी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन ऑकर व्हेन लाइट पासेस थ्रू। काफी बार ये क्वेश्चन बना है, इस वजह से जो है यहाँ भी डिस्कस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है ये बेसिकली कब पॉसिबल हो सकता है, जब लाइट पास करता है फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, तभी जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है ये पॉसिबल हो पाता है। When a body is in free fall under gravity, its apparent weight will be। तो ये क्वेश्चन जो है हमने जो है बहुत जगह जो है इसके बारे में आर्टिकल्स पढ़ा है, लेकिन काफ़ी जगह जो है यहाँ बहुत अच्छे से यहाँ पे समझाया नहीं गया है, या बहुत सारे वीडियोस भी हमने जो है अलग अलग देखे हैं कि बेसिकली ये क्यों होता है, यहाँ पे वेटलेसनेस बेसिकली क्यों एक पर्सन जो है फील करता है। तो इसका जो पूरा यहाँ पे जो है बेसिकली थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपको जो है समझ में आ जाए बेसिकली क्या होता है। तो इसका सही आंसर पहले देख लेते हैं। तो व्हेन अ बॉडी इज इन फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी इट्स एपरेंट वेट विल ऑलवेज बी 0। अब यहाँ पे क्या होता है थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो जो है बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे वो लिफ्ट में, अगर इसका जो एग्जांपल बेसिकली लिया जाता है, यहाँ पे एक लिफ्ट का एग्जांपल लिया जाता है। मान लीजिए एक लिफ्ट जो है अगर उसका जो है लिफ्ट टूट जाता है, तो यहाँ पे उसके अंदर जो पर्सन बेसिकली रहता है वो वेटलेसनेस फील करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम मान लीजिए ग्राउंड में खड़े हैं, ठीक है, मान लीजिए एक पर्सन जो है एक ग्राउंड में बेसिकली खड़ा है, तो ग्राउंड में जब एक पर्सन खड़ा है तो इस जो है नीचे जो है ग्रेविटी जो है यहाँ पे काम करता है, और इसके ऑपोजिट में भी एक फोर्स काम करता है। इस ऑपोजिट जो बेसिकली फोर्स है, इस फोर्स को क्या कहा जाता है, इसे बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहा जाता है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहा जाता है। लेकिन जब फ्री फॉल होता है, तो फ्री फॉल होने के दौरान मान लीजिए एक जो है लिफ्ट टूट गया है, उसके अंदर एक पर्सन है और ये लिफ्ट जो है अब जो है नीचे गिर रहा है ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे जो है नॉर्मल फोर्स जो है यहाँ पे काम नहीं करता है, क्योंकि ये बेसिकली एयर में होता है और यहाँ पे कोई नॉर्मल फोर्स काम नहीं करता है। इसी वजह से जो है इस पर्सन को बेसिकली यहाँ पे वेटलेसनेस फील होता है। सिर्फ जो है ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, लेकिन इसके अगेंस्ट में जो है कोई फोर्स काम नहीं करता है। तो इस केस में क्या होगा, उस पर्सन को वेटलेसनेस फील होगा, और यहाँ पे एपरेंट वेट जो होगा ये बेसिकली 0 होगा। ये है क्लियर कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। When water goes from 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस इट विल। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो बेसिकली जो वाटर है इसका एक एनोमैलस प्रॉपर्टी है कि 4 डिग्री सेल्सियस में जो है आप जानते हैं इसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है। काफ़ी बार ये काफ़ी सारे जो एग्जाम में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल ध्यान रखना। डेंसिटी ऑफ वाटर जो है ये मैक्सिमम होता है 4 डिग्री सेल्सियस में। अब जो है अगर ये 4 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस जाएगा तो यहाँ पे बेसिकली ये क्या होगा, एक्सपैंड हो जाता है। लेकिन ऐसे लिक्विड्स में होते नहीं है,
जितना नीचे टेम्परेचर गिरेगा उसके हिसाब से जो है यहाँ पे क्या होता है, जितना नीचे आप जाएंगे उतना ज़्यादा जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है, टेम्परेचर जितना कमेगा उतना जो है लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। लेकिन वाटर का एक एनोमलस प्रॉपर्टी है कि इसका जो डेंसिटी है सबसे ज़्यादा होता है 4 डिग्री सेल्सियस में, और जैसे ही आप 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस जाएंगे तो ये बेसिकली एक्सपैंड होता है। तो यहाँ पे जो है ये बिल्कुल ध्यान रखना, गलती मत करना, ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आंसर दे के आते हैं, क्योंकि लिक्विड का यही प्रॉपर्टी होता है, जैसे टेम्परेचर जितना ज़्यादा गिरता है उतना ज़्यादा ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन वाटर का ये बेसिकली एनोनॉमस जो है ये प्रॉपर्टी है, और इस वजह से जो है ये हो पाता है, और बेसिकली ये यहाँ पे जो है अनयूजुअल है थोड़ा, क्योंकि ये एक्सपेंड होता है। इन एंडोस्कोपी विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना इज यूज्ड। तो एंडोस्कोपी में बेसिकली कौन सा फेनोमेना यूज होता है, तो यहाँ पे बेसिकली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है यहाँ पे जो है ये फेनोमेना जो है काम में जो है आता है। अब यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही क्यों, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर के बारे में आपने पढ़ा होगा, ऑप्टिकल फाइबर कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब एंडोस्कोप जो डॉक्टर्स के द्वारा यूज किया जाता है, जो इंटरनल ऑर्गन्स है जैसे स्टोमक हो गया, फिर पैनक्रियाज हो गया, इनको बेसिकली देखने के लिए तो बेसिकली एंडोस्कोप यूज किया जाता है। और एंडोस्कोप के अंदर क्या होता है, बंडल्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर होता है, जिस जो है ये ऑप्टिकल फाइबर किस काम में आता है, अंदर के जो हॉलो ऑर्गन्स हैं इनका बेसिकली इमेज को ट्रांसमिट करने में ये मदद करता है। तो एंडोस्कोपी में जो है ये बंडल्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं, और ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो एंडोस्कोपी बेसिकली कौन से फेनोमेना में काम करता है, ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में ऑब्वियसली काम करेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत किया जा रहा है आपके लिए, बहुत सारे आगे भी वीडियोस आते रहेंगे, तो एक लाइक जो है ये हमें मोटिवेटेड रखेगा। एक लाइक जरूर कर देना, और कमेंट जरूर कर देना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन किस टाइप के हैं, और कैसे कैसे और भी क्वेश्चन चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट ही नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमें समझ में नहीं आता है। हम तो ऑलरेडी इतने सारे वीडियोस आपके लिए बना ही रहे हैं, तो एक लाइक जरूर कर देना और एक कमेंट जरूर कर देना। कुछ भी कमेंट करना, अगर वीडियो पसंद आए तो उसमें जरूर कर देना कि हाँ वीडियो पसंद आया और इस तरह के वीडियोज़ चाहिए, ये जरूर जो है हमें कमेंट करना। जो भी आपके दिमाग में है, जो भी आपके मन में है, या किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। कमेंट बॉक्स में नहीं बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए यही दिक्कत है कि कमेंट बॉक्स में बताएं, और एक लाइक तो जरूर करके जाएं यार। बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, काफ़ी सारे जो है वीडियोस ऑलरेडी जो है आपके लिए बना दिया है, और बहुत सारे वीडियोस भी अभी बनने वाले हैं आपके लिए, तो एक लाइक बनता है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम बेसिकली ये इक्वल्स टू कितना होता है, तो ये क्वेश्चन जो है रिसेंटली बना था, तो इसका जो सही जवाब है ये है 0.1 नैनोमीटर बेसिकली होता है 1 एंगस्ट्रॉम। या फिर यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं मिलता है, बहुत सारे जो एग्जाम्स में 2-3 एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो 0.1 नैनोमीटर अगर नहीं होगा तो ये होगा इसका सही आंसर 10⁻⁻10 मीटर इसका सही आंसर होगा, क्योंकि मीटर में बेसिकली ज़्यादातर जो है यहाँ पे ऑप्शन में जो है रहता है, इसी वजह से जो है 10⁻⁻10 मीटर ये इक्वल्स टू 1 एंगस्ट्रॉम होता है। नहीं तो याद रखना 0.1 नैनोमीटर ये होता है। चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ। तो बेसिकली फोकल लेंथ जो है ये कैसे चेंज किया जाता है, आई का जो बेसिकली लेंस होता है, ये बेसिकली इनमें से कौन से के द्वारा जो है फोकल लेंथ जो है ये चेंज किया जाता है, सिलेरी मसल्स के द्वारा बेसिकली ये किया जाता है। अब सिलेरी मसल्स जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आई के बोथ कॉर्नर में, आई के सबसे कॉर्नर में आप जाएंगे जो मसल्स हैं बेसिकली ये पिंक कलर के होते हैं, तो ये बेसिकली सिलियरी मसल्स होते हैं, और जो है दोनों कॉर्नर्स में ही ये होते हैं। एक आई अगर देखें राइट साइड के आई में देखें तो दोनों कॉर्नर्स अगर देखें तो दोनों तरफ जो है सिलियरी मसल्स जो है ये होते हैं, तो इनका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के वजह से जो है ये पॉसिबल हो पाता है। ये बेसिकली यहाँ पे फोकल लेंथ को जो है ये एडजस्ट करते हैं। द पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर इंडिकेट्स। तो यहाँ पे 2 चीज़ आपको बता दिया जा रहा है, नोट डाउन कर लें, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट गलती करते हैं, फिर यहाँ पे जो है उनको समझने में थोड़ा गलती होता है, इसी वजह से गलती करते हैं, या फिर वो याद कर लेते हैं चीज़ों को, इस वजह से गलती होता है। पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ये याद रखना। पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन बेसिकली इंडिकेट्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, का ऑप्शन नंबर 1 सही है। और अगर नेगेटिव मैग्नीट्यूड हुआ, लिख लेना, नेगेटिव मैग्नीट्यूड अगर है, नेगेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन अगर है, इट इंडिकेट्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। नेगेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन इंडिकेट रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, और पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन ये इंडिकेट करता है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। अलग अलग याद रखना, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे गलती होता है स्टूडेंट्स के द्वारा। द पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज। तो यहाँ पे पूछा गया है पावर और फोकल लेंथ बेसिकली क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस का। तो पावर इक्वल्स टू क्या होता है, पावर इज ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, ये बेसिकली होता है। तो पावर जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें साइन में तो कोई चेंज नहीं होने वाला है, पॉजिटिव नेगेटिव साइन में तो कोई चेंज नहीं होने वाला है अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है भी तो कॉन्वेक्स लेंस में अगर हम देखें तो फोकल लेंथ जो है पॉजिटिव होता है, इसके वजह से जो है पावर भी पॉजिटिव यहाँ पे होगा। तो यह ध्यान रखना,
पावर एंड फोकल लेंथ जो है ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं कॉन्वेक्स लेंस में, लेकिन अगर हम कॉन्केव लेंस में देखें तो दोनों ही नेगेटिव होते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे नोट डाउन भी साथ में करते रहें कि अगर हम कॉन्केव लेंस में देखें तो यहाँ पावर और फोकल लेंथ दोनों जो है ये नेगेटिव में होते हैं। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस लीड्स टू, तो बेसिकली इससे जो है कौन सा आई का डिजीज होता है, तो इसे जो है ये बेसिकली जो डिजीज होता है ये होता है मायोपिया। मायोपिया को जो है इसे हम क्या कहते हैं, नियर साइटनेसनेस भी ये बेसिकली कहा जाता है। तो यहाँ सामने की चीज़ जो है ये क्लियरली दिखाई नहीं देता है। तो एक्सेसिव कर्वेचर बेसिकली अगर आई लेंस का हो जाए तो इसके वजह से मायोपिया होता है। तो एक्सेसिव कर्वेचर हो जाएगा तो क्या होगा, तो एक्सेसिव अगर कर्वेचर हो जाता है तो यहाँ पे बेसिकली फोकल लेंथ जो है ये डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो है ये मायोपिया होता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात बता दें, जनरल साइंस के तो बहुत सारे वीडियोस हमने ऑलरेडी आपके लिए बनाए हैं, आगे भी चल के बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे। तो जनरल साइंस में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला एग्जाम में, अगर कंटिन्यूसली आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे समझ में भी आ जाएगा कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है। लेकिन करंट अफेयर एक मेन सेक्शन है जहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं, रेलवे में अच्छा खासा जो है क्वेश्चन बनता है करंट अफेयर से, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, इस सेक्शन में भी अच्छा स्कोर करना है। इस वजह से करंट अफेयर 2021 का हमने बुकलेट लॉन्च किया है 85 रुपीज़ में। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं लेना कैसे है, उसके बाद आपको बता देंगे कि अरेंज कैसे किया गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है इसका भी, उसमें क्लिक करना है, अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी भरना है, और जैसे आप 85 रुपीज़ पे कर देते हैं आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये प्रोसेस है लेने का, याद रखना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसमें क्लिक करना है, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी भरना है। मेक श्योर सही मेल आईडी भरें, गलत मेल आईडी मत भरना, क्योंकि उसी मेल आईडी में फाइल भेजा जाता है जहाँ से आप इसे अपने फ़ोन में या फिर अपने डेस्कटॉप में, मोबाइल में जो है ये डाउनलोड कर सकते हैं। ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास जो है ये मोबाइल है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसका प्राइस जितना लो हो सके उतना लो रखा है 85 रुपीज़, ताकि हर एक स्टूडेंट ले सके, करंट अफेयर अच्छे से प्रिपेयर कर सके। और यहाँ पे करंट अफेयर बहुत अच्छा से हमने अरेंज किया, ऐसे नहीं कि मिक्सअप करके दे दिया, क्योंकि मिक्सअप करके दे देने से क्या होता है, सब कुछ अगर मिक्स करके दे दें तो यहाँ पे याद रखने में दिक्कत होता है। इसलिए अवार्ड्स एंड ऑनर्स 2021 में जितने दिए गए हैं एक सेक्शन में उसको रखा गया है। इंडेक्स, इंडिया का रैंकिंग जो है अलग अलग इंडेक्स में उस तरह उस जो है इसको अरेंज किया गया है। सबसे अच्छा है यहाँ पे कि हमने टेबुलर फॉर्म में से अरेंज किया है, तो याद रखने में और ज़्यादा आसान होगा। स्पोर्ट्स करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर, बुक्स एंड ऑथर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, जितने स्टेट गवर्नमेंट स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च किए गए हैं 2021 में उसको कवर अप किया है। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, डिफेंस करंट अफेयर, सबमिट्स, उसके बाद मिसलेनियस करंट अफेयर। मिसलेनियस करंट अफेयर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर है, स्टेट करंट अफेयर है और साथ में मिसलेनियस करंट अफेयर है, तो यहाँ पे कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद आगे बढ़े तो यहाँ पे अपेंडिक्स सेक्शन भी दे दिया गया है, क्योंकि ये सारे सेक्शंस भी इंपॉर्टेंट है, जैसे ब्रांड एम्बेसडर 2021, जीआई टैग 2021, कोविड-19 वेरिएंट्स, जो अलग अलग वेरिएंट्स हैं उनका यहाँ पे जो है नाम दिया गया है, WHO के द्वारा जो नाम दिया गया है वो मेंशन किया है। फॉरेन सिविलियन अवार्ड जो दिए गए हैं पीएम मोदी को, सिंस ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 2014 से जो भी इनको सिविलियन अवार्ड दिया गया, रिसेंटली भूटान ने दिया था, इसीलिए इसको भी कवर अप कर दिया है। और टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर, पर्सन ऑफ द ईयर में बेसिकली टाइम मैगजीन हर साल पर्सन ऑफ द ईयर, एथलीट ऑफ द ईयर, एंटरटेनर ऑफ द ईयर, हीरोज ऑफ द ईयर ये बेसिकली डिक्लेयर करता है, इस वजह से यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसे भी कवर अप कर दिया गया है। तो इस तरह अरेंज किया गया है, करंट अफेयर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, इसीलिए इस बुकलेट को लॉन्च किया गया है। लेकिन एक दिक्कत यहाँ पे स्टूडेंट्स को जरूर आता है, इसी वजह से जो है जनरल नॉलेज 2021 का भी बुकलेट लॉन्च किया गया है। एक बार वीडियो को पॉज करना और 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ 2021 यहाँ पे हमने कवर अप किया है। अगर पूरा आप करंट अफेयर पढ़ भी लें, अगर इन टॉपिक्स को डिटेल में आपने नहीं पढ़ा है तो कहीं ना कहीं जो है आप नंबर से जो है स्कोर करने में कहीं ना कहीं चुक जाते हैं। इसी वजह से जो है जनरल नॉलेज 2021 जो है इसका बुकलेट भी लॉन्च कर दिया गया है सिर्फ 75 रुपीज़ में। इसका भी प्रोसेस लेने का वही है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, क्लिक करना है, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी भरना है, और जैसे ही आप जो है 75 रुपीज़ पे करते हैं ये आपके मेल आईडी में ये फाइल भेज दिया जाता है, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ध्यान रहे ये सारे जो 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनको भी प्रिपेयर बहुत अच्छा से करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अलग अलग लेने से बेहतर है एक कॉम्बो लिंक आपको दे दिया जाएगा, थोड़ा डिस्काउंट भी दे दिया गया है। अलग अलग लेंगे तो 160 रुपीज़ पड़ेगा, लेकिन कॉम्बो लिंक में जो है यहाँ पे 150 रुपीज़ आपको पड़ेगा। करंट अफेयर्स प्लस जनरल नॉलेज 2021 का बुकलेट है, 150 रुपीज़ में पड़ेगा। तो कॉम्बो लिंक जो है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ से जाके आप 150 रुपीज़ पे करके ये बुकलेट को ले सकते हैं। लेकिन रिसेंट ट्रेंड्स को अगर देखते हुए, जैसे रिसेंटली जो है RRB NTPC का एग्जाम हुआ था 2020 के एंड में हुआ था, 2020 का भी करंट अफेयर पूछा गया था, उसके साथ साथ अगर आप देखें तो 2019 का भी करंट अफेयर पूछा गया था। तो इन ट्रेंड्स को देखते हुए रिस्क मत लेना एग्जाम में, 2 साल का करंट अफेयर अच्छा से प्रिपेयर करके जाना। इसीलिए करंट अफेयर 2021 प्लस जनरल नॉलेज 2021 का बुकलेट हमने एक साथ लॉन्च किया है 185 रुपीज़ में। अलग अलग भी ले सकते हैं, अलग अलग लिंक भी है। 2020 का लेने जाएंगे तो 50 रुपीज़ पड़ेगा, 2021 का लेने जाएंगे तो ये 85 रुपीज़ पड़ेगा, और जनरल नॉलेज लेने जाएंगे 75 रुपीज़ पड़ेगा, 210 रुपीज़ पड़ेगा। लेकिन एक साथ अगर कॉम्बो लिंक से लेते हैं तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ये 185 रुपीज़ में अवेलेबल हो जाएगा और एक ही फाइल में सब कुछ रहेगा, तो याद रखने में भी आसान यहाँ पे होगा, कोई आपको दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो और कुछ स्टूडेंट ये भी है कहेंगे कि जनरल नॉलेज 2020 तो इसमें नहीं है,
तो जनरल नॉलेज 2020 का आप फिक्र मत कीजिए, अपेंडिक्स में 2020 का जो है बहुत सारी चीज़ों को कवर अप कर दिया गया है और कुछ 2020 की चीज़ें जो है ये जनरल नॉलेज 2021 में भी दिया गया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ओवरऑल अगर आप देखें तो ये कंप्लीट जो है ये जो है पूरा एकदम पैक है, जहाँ से आप जो है अच्छा से करंट अफेयर को प्रिपेयर कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, क्लिक करना है, नाम फोन नंबर ईमेल आईडी भरना है, जैसे 185 रुपीज़ पे करते हैं उसके बाद अपना मेल आईडी चेक कर लेना, वहाँ फाइल भेज दिया जाता है जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये सिंपल जो है प्रोसेस है, तो लेना मत भूलना। रिकमेंडेशन यही बुकलेट रहेगा कि इसे जरूर ले लेना। चलिए अब वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। Which American scientists show that lightning and spark from your clothes are essentially the same phenomena। तो ये बेसिकली जो कहा गया था, ये कहा गया था बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा कहा गया था। और यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें तो लाइटनिंग बेसिकली ये भी लाइटनिंग जो होता है, क्लाउड्स यहाँ पे जो है एक्यूमुलेट करते हैं चार्ज, जिसके बाद जो है दो क्लाउड जैसे ही टकराते हैं उसे लाइटनिंग होता है। तो बेसिकली क्लोथ्स भी इसी तरह ही काम करते हैं हमारे। जो मान लीजिए अभी का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम जाड़े के दिन में जो है वुलन क्लोथ पहनते हैं, तो वुलन क्लोथ जब हम पहनते हैं तो ये क्लोथ्स क्या करते हैं, बेसिकली ये चार्ज एक्यूमुलेट कर लेते हैं। तो जब भी हम मान लीजिए अब हम ये जो है वुलन क्लोथ्स को जैसे उतारते हैं तो देखिएगा आपके जो हेयर्स हैं ये इनके तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्यों? बिकॉज द क्लोथ्स बेसिकली द वुलन क्लोथ्स एक्यूमुलेट द चार्ज। और इसके साथ साथ जब भी आप मान लीजिए एक स्वेटर, वुलन स्वेटर आपने पहना हुआ है, तो इसे जैसे आप जो है उतारते हैं तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा क्रैकिंग का भी साउंड होता है। ये आपने अगर ध्यान दिया होगा तो थोड़ा सा क्रैकिंग का भी साउंड ये होता है। ये बेसिकली होता है, क्यों होता है? बिकॉज द वुलन क्लोथ एक्यूमुलेट द चार्ज। तो सेम यहाँ पे बेसिकली कहा गया है बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा, यहाँ पे ये दोनों जो है लाइटनिंग और स्पार्क फ्रॉम योर क्लोथ आर बेसिकली एसेंशियली द सेम फेनोमेना। तो ये कहा गया है किनके द्वारा? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। Which of the following is not an example of heating effect of current। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आयरन जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे ही काम करता है, इलेक्ट्रिक बल्ब भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक केटल भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है, लेकिन वर्किंग ऑफ फैन इज नॉट बेसिकली हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। तो बहुत आसान है। कभी कभी अगर आपको देखिए क्वेश्चन का आंसर नहीं आता होगा ना, तो क्या करना है आपको ये ध्यान रखना है कि ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए, ना कि उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए पूरा। तो एक बार ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप आंसर तक बिल्कुल पहुंच सकते हैं, ये भी एक प्रोसेस है। Which of the following used to detect cracks and flaws in metal blocks। तो बेसिकली यहाँ पे अल्ट्रासाउंड को जो है काम में लिया जाता है। अगर इसका प्रिंसिपल देखें तो ये क्लास 10 तक जो है ये नहीं है, बेसिकली इसका जो प्रिंसिपल जो दिया गया है क्लास 12 में दिया गया है। लेकिन आप अगर ग्रुप डी का सिलेबस देखें तो क्लास 10 तक ही पूछा जाएगा, ये बेसिकली बोला गया है। लेकिन रेलवे ऐसा कभी नहीं करता। रेलवे हरदम अगर 25 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो एक दो क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा जो है यहाँ पे टफ जरूर देता है। रिकमेंडेशन यही रहेगा, अगर आपको इन दो क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो लेट इट गो। 23 क्वेश्चन आपने सही कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, जबरदस्ती आप इसके पीछे मत पड़ जाए, ठीक है। अगर एक या दो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, क्योंकि वो ऑब्वियसली रेलवे जानना चाहता है कि ये स्टूडेंट बेसिकली इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करता है। बार बार हमने अपने वीडियोस में क्वेश्चंस में जो है समझाया है, जो टफ क्वेश्चन होते हैं, जो कि बेसिकली ग्रेजुएट लेवल का होते हैं, थोड़ा सा अप लेवल का होते हैं, नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, जबरदस्ती उसमें नहीं जाना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हो सकता है और वो आपका सिलेक्शन रोक सकता है। बेहतर है उसको ऐसे ही छोड़ दें, उसको सॉल्व ना करें। एक दो क्वेश्चन से फर्क नहीं पड़ता है अगर आपने 25 क्वेश्चन से 23 क्वेश्चन अगर आपने सही कर दिया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, और क्वेश्चन रिपीट हुआ है बहुत बार तो बिल्कुल पूछा जा सकता है। आप तो आपको इसमें इस क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अल्ट्रासाउंड को बेसिकली काम में लिया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई जो मेटल ब्लॉक्स हैं जो यूज़ किया जाता है बिल्डिंग्स बनाने में, तो मेटल ब्लॉक्स हैं, अगर इसमें कोई डिफेक्ट है, कोई होल है, कोई क्रैक्स है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है अल्ट्रासोनिक साउंड को बेसिकली पास किया जाता है। अगर इसमें कोई भी डैमेज है ना, तो यहाँ पे बेसिकली अल्ट्रासाउंड जो है यहाँ पे पास किया जाता है, अल्ट्रासोनिक साउंड, ये जो है रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिसके वजह से जो है डिटेक्टर इसे डिटेक्ट कर लेता है और पता चल जाता है कि इस बेसिकली मेटल ब्लॉक्स में जो है एक क्रैक्स प्रेजेंट है या फिर जो है यहाँ पे कोई डिफेक्ट प्रेजेंट है, और फिर उसे रिमूव कर दिया जाता है। तो ये ध्यान रखना, अल्ट्रासाउंड को यहाँ पे काम में लिया जाता है। ऐसा यूनिट ऑफ साउंड वाज नेम्ड इन ऑनर ऑफ व्हिच फिजिसिस्ट। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है रिसेंटली पूछा गया था, इसे हम आपको क्लियर कर देते हैं। ये भी क्वेश्चन रिसेंटली ही पूछा गया था। तो यहाँ पे आपको अगर नहीं भी पता है, मान लीजिए यहाँ पे आपको आंसर नहीं पता है, तो एक बार ध्यान रखना ऐसा यूनिट ऑफ साउंड क्या होता है, ये एक बार याद करना, ठीक है। तो साउंड बेसिकली ऐसा यूनिट अगर हम देखें तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पे जो है डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हर्ज होता है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा जो है यहाँ पे साइंटिस्ट का सरनेम हर्ज है, तो यहाँ पे हेनरिच रुडोल्फ हर्ज जो है बेसिकली यहाँ पे है। तो ये जो है बेसिकली इसका सही आंसर होगा। तो इस तरह भी आप बिल्कुल आंसर दे सकते हैं। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ, काफ़ी बार डिस्कस किया है ये क्वेश्चन, इसीलिए आपके लिए छोड़ा जा रहा है। इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ठीक है। ये क्वेश्चन बेसिकली आपके लिए है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल बहुत बार आपको बताया गया है, इस बार ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जा रहा है। इसका सही जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में देना। साउंड ऑफ साउंड डैश
इट पासेस फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस मीडियम। अब ये भी क्वेश्चन रिसेंटली बना था, आपको लगेगा कि ये ऐसा क्यों मेंशन्ड है साउंड ऑफ साउंड, तो इसी तरह ही क्वेश्चन बना था, साउंड ऑफ साउंड डैश एज इट पासेस फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस मीडियम। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। साउंड जो है ये सबसे फास्ट ट्रैवल करता है सॉलिड मीडियम में, ठीक है, सॉलिड मीडियम में साउंड सबसे फास्ट ट्रैवल करता है, उसके बाद लिक्विड में और फाइनली गैस में। तो यहाँ पे बेसिकली अगर साउंड ट्रैवल कर रहा है सॉलिड से गैसियस में, तो यहाँ पे ये जो है बेसिकली स्लो हो जाता है। Which of the following is used to convert alternating current into direct current? तो बेसिकली इसमें से किसको यूज़ किया जाता है, रेक्टिफायर को बेसिकली यूज़ किया जाता है टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। फॉर कम्युनिकेशन एलिफेंट कैन मेक नॉइज एज लाउड एज 103 डेसिबल बट दे ऑफन यूज लो फ्रीक्वेंसी साउंड सम ऑफ विच पास्ड फ्रॉम ग्राउंड दिस साउंड आर कॉल्ड। तो बेसिकली इस साउंड को बेसिकली क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन है सुपरसोनिक साउंड, अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासाउंड, प्लोसिव्स। तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन 3 इंफ्रासाउंड। इंफ्रासाउंड बेसिकली क्या होता है, इंफ्रासाउंड जो है ये लो फ्रीक्वेंसी साउंड होता है, बेसिकली ह्यूमन ईयर्स तक ये नहीं पहुंच सकता, क्योंकि हमने प्रीवियसली डिस्कस भी किया था कि जो बेसिकली यहाँ पे हमारा जो ईयर जो सुन सकता है ये जो है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज जो है इस रेंज में अगर जो है इसका फ्रीक्वेंसी है तो इसे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इससे ऊपर है तो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, इससे कम है तो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। इंफ्रासाउंड बेसिकली ये जो है एलिफेंट्स के द्वारा यूज़ कभी कभी किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए। व्हाट इज बेसिकली व्हाट आर ट्रांसवर्स वेव, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो व्हाट आर ट्रांसवर्स वेव, तो यहाँ पे डेफिनेशन ही पूछा गया है, कुछ ज़्यादा नहीं पूछा गया है। तो ट्रांसवर्स वेव बेसिकली अगर हम देखें तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर 2। In this wave, the particles of medium vibrates perpendicular to the direction of propagation of the wave। ये बेसिकली इसका सही आंसर है। तो डेफिनेशन ही पूछा गया है, कुछ नहीं पूछा गया है। एक ट्रांसवर्स वेव होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव का डेफिनेशन क्या है, इन दिस वेव द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट पैरेलल डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। तो कभी कभी जो है डेफिनेशन ही सिंपल पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव का जो है अगर हम एग्जाम्पल देखें तो मान लीजिए एक पॉन्ड है, इसमें अगर आप पत्थर फेंकते तो जो वेव फॉर्म करता है इसे बेसिकली ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ये बेसिकली ऐसा वेव फॉर्म होता है, तो इसे हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, ठीक है, इस वेव को ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। या फिर मान लीजिए कि कोई गिटार बजा रहा है तो वहाँ पे स्ट्रिंग्स जैसे वाइब्रेट करते हैं, ये बेसिकली ट्रांसवर्स वेव के तौर पे जो है ये वाइब्रेट करते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल है। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है ये बेसिकली इस तरह के वेव्स नहीं होते हैं, ये अगर हम देखें तो ये बेसिकली जो है इस तरह के ये वेव्स होते हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो ये बेसिकली इस तरह के जो है ये वेव्स होते हैं, इसी तरह जो है ये आगे बढ़ते हैं। तो साउंड वेव इसका एक एग्जांपल है। तो ये बेसिकली सिंपल सा डेफिनेशन यहाँ पे पूछा गया है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाइड बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड। यहाँ पे भी अच्छा सा डिस्कस करेंगे, ध्यान से सुनना, यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाइड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, इसे कहा जाता है कोहेसिव फोर्स। इसे क्या कहा जाता है, कोहेसिव फोर्स। और इसका सिर्फ ऑपोजिट और एक चीज़ होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एडेसिव फोर्स। तो यहाँ पे अगर सेम मॉलिक्यूल्स रहा बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस तो ये होगा कोहेसिव फोर्स। डिफरेंट सब्सटेंस रहा, ठीक है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स रहा तो ये होगा एडेसिव फोर्स। तो बहुत अच्छा से यहाँ पे हमने डिस्कस किया सारे क्वेश्चंस को। यहाँ पे पार्ट 5 हम खत्म करते हैं। एक ही रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर कर देना, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर देना, और हाँ बुकलेट लेना मत भूलना, क्योंकि बुकलेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।